हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हमने लास्ट सीरीज में कंप्लीट करा था BCUC 131। इसके बाद हमने BCUC 132 का ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लॉक नंबर 3 विच इज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग एक प्रोसेस होता है तो उसके स्टेप्स उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। देखो, अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग बीकॉम की सेमेस्टर नंबर 1 की वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ के आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। आपको BCUC 131 की सारी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। उसमें जितने भी ब्लॉग्स हैं आई हैव एक्सप्लेन देम, एंड ब्लॉग 2 की सीरीज अभी धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। प्लानिंग हमारा फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। प्लानिंग हमारा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखो, बोला जाता है ना कि फाउंडेशन किसी भी चीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना, नींव इम्पॉर्टेंट होती है। तो वही चीज़ है, प्लानिंग हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है एडवांस में कि व्हाट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। क्या होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए। प्लानिंग हमेशा एक रोड मैप प्रोवाइड करवाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने की, ठीक है। वो मैनेजर्स को हेल्प करता है कि तुम लोग फ्यूचर के चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर पाओ। इसका मतलब फ्यूचर में कोई भी अगर चैलेंजेस आने वाले हैं तो हम पहले से एक असम्पशन लेके चलते हैं, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करना एफिशिएंटली, अच्छे से, वेस्टेज वगैरह ना होना, ठीक है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, क्योंकि फ्यूचर में कितनी चीज़ें हैं जो अनसर्टेन है ना, हो सकती है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो उसको कम करना, अगर हम पहले से थोड़ी प्लानिंग करके रखेंगे तो बाद में हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसमें मेन दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें मेन याद रखना हमेशा। एक तो व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, एंड हाउ इट शुड बी डन, और कैसे होना चाहिए। ये दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए, ठीक है। हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, फैक्ट्रीज है, या हमारी MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज, सब प्रॉपर प्लानिंग पे रिलाई करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यानी अगर उन्हें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी नई ब्रांच अगर ओपन होती है तो कंपनी हमेशा सबसे पहले बजट हो गया, फिर बजट के बाद लोकेशन देखेंगे, हमें किस लोकेशन पे ओपन करना है, कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, ठीक है। हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी रहेगी। तो ये सारी ना हमेशा चीज़ें ध्यान में रखी जाती है जब भी कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन, नई ब्रांच ओपन करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ पहले से प्लानिंग करी जाती है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब है हम एडवांस में डिसाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ भी काम करने से पहले सोच लेना कि वो काम कैसे किया जाएगा, है ना, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग में हमारे पास आता है व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हु, ठीक है। प्लानिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हु। इसका मतलब व्हाट, क्या काम करना है, हाउ, कैसे काम को करना है, व्हेन, कब हमारा काम जाके कंप्लीट होएगा, वेयर, कहाँ पे करना है, एंड हु, कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो प्लानिंग में हम प्रॉपर एक हर चीज़ प्लान करके चलते हैं कि हमें क्या काम करना है, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है फिर उसको अचीव कैसे करना है, ठीक है।
कब तक हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे किया जाएगा, हमारी लोकेशन क्या रहेगी, वो चीज़, एंड फिर कौन करेगा, हमारा एम्प्लॉयज़ वगैरह। प्लानिंग हमारा एक मेंटल और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है मैनेजर्स को फ्यूचर के बारे में सोचने में, ठीक है। अभी वो लोग एक्शन लेंगे, अभी वो लोग एक्शन लेंगे, लेकिन किसके लिए लेंगे, फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है वो पहले से प्लानिंग करके रख लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। तो एक टाइप से हम प्रेडिक्ट करके चलते हैं। देखो जब भी अगर हमारा कोई एग्जाम भी होता है, स्कूल में एग्जाम है अगर हमारा, तो हम पहले से प्लान करते हैं ना कि मेरे पास 2 दिन है, तो मैं फर्स्ट डे ये सब्जेक्ट्स कर लूंगा, सॉरी ये चैप्टर्स कर लूंगा, एंड सेकेंड डे में ये चैप्टर्स कर लूंगा। तो हमेशा हर चीज़ में प्लानिंग करी जाती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आता है, जैसे कि एक कॉलेज है, वो एक एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना चाहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्या क्या डिसाइड करेगी, सबसे पहले ये देखेगी कि हमें किस दिन इवेंट करवाना है, ठीक है। फिर हमारा बजट क्या रहेगा, फिर वेन्यू कहाँ पे करवा रहे हैं हम, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स रहेगा, जजेस कौन होंगे, फिर प्रमोशंस वगैरह, उसके बाद फिर हमारा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे। तो कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है, हमेशा उससे पहले प्लानिंग करती जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। आई होप आप लोगों को प्लानिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक भी कर देना, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के। सबसे पहले प्लानिंग हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर इवेंट्स पर फोकस रहता है, हमेशा जो भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे ध्यान रहता है, आने वाले जो चैलेंजेस हैं उन पे ध्यान रहता है, ठीक है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, हमेशा फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में ही सोचा जाता है। गोल ओरिएंटेड है, हर प्लान जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा क्या है, जो हमारी कंपनी का गोल है उसको अचीव करना है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार प्लानिंग कर लिया एंड देन आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। प्लान हमेशा रिव्यू किए जाते हैं, मॉडिफाई करे जाते हैं जब भी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है आपने आज प्लानिंग कर दी, अब आपने जैसे आज प्लान कर लिया कि मेरे पेपर 10 दिन बाद है, मैं ये करूँगा, एंड आगे 10 दिन तक आप खाली बैठे हो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा प्लानिंग देखी जाती है, रिव्यू करते हैं, तो जो भी चेंजेस है मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग कभी भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग लगती है, फॉरकास्टिंग लगती है। फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो अनसर्टेन है, ठीक है, हो सकते हैं, बट हम लोग तो चांस नहीं लेंगे ना कि फ्यूचर में अगर हमारी फैक्ट्री में आग लगती है तो हम तब का तब देखेंगे, नहीं। हम पहले से फॉरकास्ट करके चलते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करके चलते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी दिखाना, फिर साउंड जजमेंट दी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, हम ये पहले से मेजर्स रखेंगे। तो प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं होता कि एक बार जो प्लान बना दिया वही हम फॉलो करेंगे। प्लान्स हमेशा रिवाइज करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से प्लान्स चेंज होते हैं। अगर हमने एक प्लान बना दिया, ठीक है, आगे चल के कोई भी पॉलिसी में चेंज आ गया, या कुछ भी कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया था वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस वजह से हमारा जो प्लान ऑलरेडी बना हुआ था हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम वहीं से नया प्लान बना देते हैं, ठीक है। तो हमेशा प्लान्स हमारे फ्लैक्सिबल होते हैं, हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल फंक्शन। प्लानिंग हमारे हर लेवल पे ज़रूरत होती है, चाहे हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, ठीक है, चाहे हमारा मिडल मैनेजमेंट हो, या फिर हमारा लोअर लेवल हो, हर जगह पे प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, प्लानिंग एसेंशियल होती है, ठीक है। एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, सारे प्लान उन्होंने लॉन्च करने से पहले ही बना लेंगे वो लोग, ठीक है। अगर कस्टमर कोई भी चेंजेस डिमांड करता है तो फिर इन प्लान्स को हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, ओके। सो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कौन सी हैं, 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं टोटल। फ्यूचर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस होता है,
इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल थिंकिंग लगती है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं होता, चेंजेस कर सकते हैं, यूनिवर्सल फंक्शन है, यानी कि प्लानिंग हर लेवल पे ज़रूरत है। ठीक है, चाहे कोई सा भी लेवल हो, टॉप, मिडल या लोअर। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्लानिंग इम्पोर्टेंट है ही क्यों? प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, वो क्या करता है, क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है फॉर फ्यूचर एक्शंस। देखो, दिस इज व्हाट प्रेजेंट एंड दिस इज व्हाट फ्यूचर। अब मुझे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है ना, तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ। ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्लानिंग का प्रोसेस है। ये हमारा प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने का पूरा प्रोसेस, ये जो ब्रिज बनता है ना, इसको प्लानिंग बोलते हैं। हमें यहाँ से वहाँ जाना है, तो एक क्लियर डायरेक्शन हमें मिलती है हमारे फ्यूचर एक्शंस के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग? प्लानिंग प्रोवाइड करवाती है डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को पता होता है क्या करना है, किस तरह से करना है, तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी या बिजनेस रिस्क कम हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेस रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, तो कम करता है। उसके बाद हमारा जो भी रिसोर्सेज है उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, वेस्टेज वगैरह ना हो, ये इंश्योर करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, मैनेजर्स को हेल्प करेगा ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके। अगर प्रॉपर हर चीज़ एक प्लानिंग में चल रही है, हर चीज़ हमें पता है किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, तो डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब एनकरेज होता है। ठीक है, और हमारा इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी नई ब्रांच ओपन करनी है, तो एक रिटेल कंपनी अपना बजट, ठीक है, अपनी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट कि मेरे को कैसा स्टाफ चाहिए, अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री, अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेड सेल्स, हर चीज़ पहले से प्लान करके चलती है। प्रॉपर प्लानिंग से क्या होगा, सक्सेस का चांस बढ़ता है ना। अगर आप वही एग्जांपल लेते हैं कि आपका पेपर है 10 दिन बाद, अगर आप आज से ही प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे कि मैं ये सब ये चैप्टर्स इस दिन करूँगा, तो क्या है आपके लिए ईजी है ना, जो हमारा सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो और ऐसा है कि कल एग्जाम है, आज आप लेके बैठे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है ना, प्रेशर भी आता है, स्ट्रेस फील होता है कि अब इतना सारा रहेगा कैसे करें, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर करी जा रही है ना, तो उससे हमेशा हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या होती है। देखो, प्लानिंग हमारा एसेंशियल हम मानते हैं, बट स्टिल उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। पहला है टाइम कंज्यूमिंग। एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्रॉपर हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ये ले लेता है हमारा। उसके बाद कॉस्टली है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ेगी, सर्वेज करने पड़ेंगे, ठीक है, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उसके बाद फॉरकास्ट पे बेस्ड होता है। फ्यूचर प्रोडिक्शंस हमेशा कभी भी सही नहीं होती। फ्यूचर प्रोडिक्शंस है क्या, असम्पशन से जो है हम मान के तो चल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ भी चीज़ पक्का तो नहीं होती ना, सर्टेन तो कुछ भी चीज़ नहीं है, सब अनसर्टेन है, तो हमेशा हो सकता है कि एक्यूरेट ना भी हो। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी कम। रिजिड प्लान्स की वजह से क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है कि जो भी चेंजिंग सिचुएशन है उससे वो अडेप्ट ना कर पाए। मैंने एक प्लान बनाया, सोचा यही प्लान चलेगा, बीच रास्ते में आके कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लॉ चेंज हो गया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कोई भी दिक्कत आ गई, कोई भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, यहाँ पे आके कोई भी दिक्कत आ गई, अब आगे का प्लान हम ये वाला फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमने रखा हुआ है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान रिजिड रहेगा, यही फॉलो करना है, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होगी। तो रिजिड प्लान से हो सकता है कि हमारा जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है उससे हम अडेप्ट ना कर पाए। ठीक है, कैन नॉट एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से रिस्क कम होता है, लेकिन फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आगे जाके अगर मेरी कंपनी को मैंने सोच के रखा कि अगर मेरी कंपनी में आगे जाके कोई भी लॉस होता है मेरे को, तो मैंने पहले से जो है उसका प्रोविजन बना लिया है। ठीक है, पहले से मैंने सोच लिया अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, बट हम उसके रिस्क को कम कर सकते हैं, पूरी तरह हटा तो नहीं सकते ना। ठीक है, तो हमेशा
ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग बढ़िया ही हो, प्लानिंग के लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, फोरकास्ट पे बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, एंड अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ कम कर सकते हैं उसका रिस्क। जैसे कि एक कंपनी ने प्रोडक्शन प्लान करी, ठीक है, अपनी जो भी उसकी एक्सपेक्टेड मार्केट डिमांड थी उसके बेसिस पे। अगर कस्टमर के प्रेफरेंसेस सडनली चेंज हो जाते हैं तो हमारे प्लान को ज़रूरत है कि हम उसको रिवाइज करें। पुराने प्लान के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे तो हमेशा लॉस में ही जाएंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लान, रिजिडिटी से हमेशा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और टाइम पीरियड के बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? एक तो देख, तीन तरह की मैनेजमेंट हमारी, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, है ना। अब तीन तरह की हमारी क्या होती है प्लानिंग। एक होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक होती है टैक्टिकल और एक होती है ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? एक तो लॉन्ग टर्म होगी, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो बनाती है, एंड इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है टैक्टिकल, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट बनाती है, एंड ये स्ट्रैटेजिक प्लान्स को डिपार्टमेंटल एक्शंस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज बांटना कि ये वाला आप काम करोगे, ये हम काम करेंगे, ये वाला डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो ये मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ऑपरेशनल प्लानिंग ये लोअर लेवल करते हैं, जिनका डे टू डे एक्टिविटीज जो हमारा लेबर वगैरह होते हैं ना वो, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल बोले तो देखो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कौन करेगा? जो कंपनी के टॉप मैनेजर्स हो गए, ठीक है, हमारा सीईओ हो गया, हमारा कंपनी का प्रेसिडेंट हो गया, ये सारे लोग जो होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान टॉप मैनेजमेंट वाले। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना चाहते हैं ये। मिडल वाले हम बात करेंगे जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, सॉरी फॉर इंटराइटिंग अगेन, ये एम्प्लॉयज जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना उनकी बात करी जाएगी। ओके, सो हमारा मिडिल मैनेजमेंट में कौन आ गया? हमारे एम्प्लॉयज आ गए, और इसमें हमारे पास हमारे लेबर आ जाती है, ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज की बात करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। अब टाइम पीरियड के बेसिस पे तीन तरह से होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा की अगर हम प्लानिंग करके चल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म है। अगर 1 से 5 साल तक की प्लानिंग कर रहे हैं वो मीडियम है, और 1 साल से कम की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग दो कैटेगरीज पे बेस था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टाइम पीरियड। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती है, मिडल मैनेजमेंट टैक्टिकल प्लानिंग करती है, और हमारी लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट होती है ऑपरेशनल प्लानिंग करती है, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड। टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म उसको कहेंगे जो 5 साल से ज़्यादा की प्लानिंग है, 1 साल से 5 साल किया तो मीडियम टर्म, और 1 साल से कम किया तो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट आता है प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला फ्लो चार्ट देखो, जब भी हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे कि मतलब क्या चीज़ किस तरह से करना है, फिर ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है इसको करने का, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करेंगे। पहले हमने सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स का पता करा कि इसके अलावा ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेलुएट करेंगे कि अगर हम ये वाला ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। फिर उन सब ऑल्टरनेटिव्स में से जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम चूज करेंगे, फिर प्लान को सपोर्ट करेंगे, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी वो उस प्लान में होगा वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और फिर रिव्यू दिया जाएगा कि प्लान वाकई में हेल्पफुल है या नहीं है, और फीडबैक वगैरह, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फ्लो चार्ट ध्यान में रख लेना, और एक बार ये जो कॉन्सेप्ट है ये सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद आप इजीली अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। सो प्लानिंग हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? गोल डिफाइन किया जाएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा सारे प्लानिंग एक्टिविटीज को। हम अभी यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे पहुँचना है, हमारा ये गोल है,
तो यहाँ से उस गोल तक जाएंगे कैसे, तो वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि एनुअल सेल्स को 15% बढ़ाना है हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये हम अपना क्या करके चलते हैं, एक डायरेक्शन लेके चलते हैं कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। आइडेंटिफाई करेंगे अजम्पशंस या कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है मार्केट डिमांड, ठीक है, हमारा कंपटीशन, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो हम सारी अजम्पशन, सारी कंडीशंस लेके चलेंगे। देन आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हम लोग जितने भी पॉसिबल हमारे पास तरीके हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम वो सारे पॉसिबल कोर्सेज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैनेजर्स जो है मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट करेंगे कि आप कैसे कैसे अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हो। अब मुझे यहाँ तक जाना है, अब यहाँ तक जाने के भी तो 100 रास्ते होंगे ना, ज़रूरी तो ये मेरे पास एक ही रास्ता हो। अब यहाँ जाने के भी तो मेरे पास 1000 रास्ते होंगे, है ना। तो अब वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब हमारे पास 100 तरीके हैं गोल तक जाने के, तो अब हम इवेल्युएट करेंगे उन 100 तरीकों को, कंपेयर करेंगे कॉस्ट के बेसिस पे, बेनिफिट के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे, फिजिबिलिटी, कौन से तरीके में कॉस्ट ज़्यादा कम लग रही है, कौन से तरीके में बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, कौन से ऑल्टरनेटिव से रिस्क कम हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। फिर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको सिलेक्ट करा जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स देखे थे उनमें से सबसे जो बेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, हम वो ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेट करेंगे सपोर्टिंग प्लान्स। अब हमने एक तरीका, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, हमने एक तरीका तो चूज कर लिया कि हम जो है ये वाला ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जो और तरीके थे वो हम यूज नहीं कर रहे, हम ये वाला रास्ता ले रहे हैं। ठीक है, अब इस रास्ते का भी तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा ना, तो डिटेल्ड प्लान बनाया जाएगा अलग डिपार्टमेंट के लिए कि फाइनेंस वालों को क्या करना है, मार्केटिंग वालों को क्या करना है, प्रोडक्शन वालों को क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स वालों को क्या करना है। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग प्लान बनेगा। ये जो सपोर्टिंग प्लान्स होंगे ये हेल्प करेंगे स्मूथ एग्जीक्यूशन में, जो मेन प्लान है उसका वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान। जो भी हमारा प्लान हमने सिलेक्ट करा है उसको एक्शन में लाना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना लोगों को। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन देखना, क्योंकि सबसे एसेंशियल है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो सबको एक साथ जाना पड़ेगा ना, ये तो है नहीं सेल्स डिपार्टमेंट तो गोल तक पहुँच गया और हमारा क्या कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट वहीं बैठा हुआ है, तो थोड़ी होता है ना। तो आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग रिजल्ट्स, यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और जो प्लान्ड थी वो देखना है। जैसे अगर मैं पेपर देने गई, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मेरे 70 मार्क्स आएंगे 100 में से, बट एक्चुअली में मेरे आए 40। तो ये जो डिफरेंस रह गया है, मैं ये देखूंगी ना क्या गलती हुई है। एक्चुअल में जो मेरा परफॉर्मेंस आया है, जो मैंने प्लान करके चला था, अब कंपनी में ले लो 40 लाख का उन्होंने प्रॉफिट एक्सपेक्ट करा, सॉरी 70 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करा, एक्चुअल में आया सिर्फ 40 लाख का। तो कंपेयर करेंगे ना कि गलती आई कहाँ। प्लान तो हमने पूरा करा था, प्लान को परफॉर्म नहीं करा था, फिर गलती आई कहाँ, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। फिर करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो सके, इम्प्रूव हो सके। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, प्रोसेस था पूरा अपने गोल को अचीव करने के लिए, प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। और देखो फर्स्ट फंक्शन हमारा प्लानिंग था, अब हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन होता है, इसमें आता है रिसोर्सेज को अरेंज करना, ड्यूटीज को असाइन करना, ठीक है, अथॉरिटी देना लोगों को, उसके बाद रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना एम्प्लॉयज़ के साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping work, assigning responsibilities, delegating authority,
एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्लानिंग में हमने प्लान करा यहाँ से वहाँ जाना है तो हम कैसे जाएंगे। अब यहाँ से वहाँ जाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना। अब ऑर्गेनाइज करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, किसको कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, क्या ड्यूटीज असाइन करी जाएंगी, तो ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। ठीक है, जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल है वो असाइन करेगा हर टीचर को अलग क्लास देगा। ठीक है, ऑफिस स्टाफ, उसके बाद लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियन होगा उसको लाइब्रेरी का मैनेजमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद जो अकाउंटेंट है उसको फी कलेक्शन का काम देगा। तो सबको उनकी ड्यूटीज असाइन करी जाएगी ना कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, काम अच्छे से बटेगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। अगर अच्छे से काम बट रहा है तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही होगा। ठीक है, काम डुप्लीकेट नहीं होगा। ये नहीं कि ए पर्सन भी यही काम कर रहा है, बी पर्सन भी यही काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ए को पता है उसे क्या करना है, बी को पता है उसे क्या करना है, काम डुप्लीकेट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलता है, ग्रोथ, हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन सपोर्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो साथ में मिलकर स्मूथली टुगेदर साथ में मिलकर स्मूथली काम कर सके। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज क्वालिटी वाली हो, अच्छे से प्रोवाइड हो। तो ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि काम बढ़ सके, रिसोर्सेज का यूजफुल हो सका, यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके, सबको अपने रूल्स क्लियर हो, कम्युनिकेशन बेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। जिसमें पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, सारी एक्टिविटीज एक ही ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट सेट कर लिया है हमने। अब जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो इसी ऑब्जेक्टिव के लिए करी जा रही है। तो एक टारगेट सेट कर देना इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, उसी के लिए सब लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड करना चाहिए एम्प्लॉय की स्किल्स, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से। मैंने मिस्टर ए को काम दे दिया कि आपको जो है जितनी भी डिटेल्स वगैरह है वो सब आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। ठीक है, अब मिस्टर ए को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, अब वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एम्प्लॉय की स्किल्स, उनकी एबिलिटीज को देख के ही हमेशा काम को डिवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी इनकी स्किल्स है इनको वही काम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होना, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये काम करना है तो आप अथॉरिटी भी तो दो ना उन्हें। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर एग्जांपल टीचर ने स्कूल में, ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर को बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको हर बच्चे से जैसे कोई भी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको हर बच्चे से पैसे इकट्ठे करने हैं। हर बच्चे से आपको जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ है, हर बच्चे से आपको लेने हैं। प्रिंसिपल ने टीचर को बोल दिया, लेकिन टीचर को अथॉरिटी नहीं दी कि आप जाके जो है क्लास में जाके बोल सके या फिर कोई कुछ भी चीज़ ले लो। ठीक है, उनको प्रॉपर अथॉरिटी दी ही नहीं गई है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन कि एक टीचर ने एक लड़की को क्लास का मॉनिटर बनाया, सपोज रिया को क्लास का मॉनिटर बनाया। ठीक है, तो अब उसको क्या है, रिया के पास क्या क्या अथॉरिटी है कि वो बच्चों को ये बोल सकती है कि तुम चुपचाप बैठो, बोलो मत, शोर मत करो। ठीक है, जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका नाम जाके बोर्ड पे लिख सकती हैं, है ना, और बच्चों की नोटबुक कलेक्ट कर सकते हैं, सब अथॉरिटी उसे दी गई है। एंड उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या मिली है कि क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, हर बच्चे की नोटबुक टाइम पे कलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली अथॉरिटी क्या होता है कि मेरे पास अधिकार है कुछ करने का, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ड्यूटी मुझे दी गई है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो अगर आपको
अथॉरिटी दी जा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि हर एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स आने चाहिए। ठीक है, ये जो एक है, एक ही सुपीरियर सबको ऑर्डर दे तो बेटर है ना। अगर मान लो इसके साथ एक और हो जाता है, यहाँ पे एक और सुपीरियर है, अब ये बोल रहा है कि काम को 1 घंटे में करो, ये बोल रहा है काम को 2 घंटे में करो, अब बेचारा एम्प्लॉय तो फंस गया कि सुपीरियर की सुनेगा। तो इसलिए हमेशा एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कमांड ऑर्डर एक ही पर्सन से आएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यानी कि क्लियर चेन होना चाहिए कमांड का टॉप टू मैनेजमेंट, यानी कि ये पर्सन इसे देगा, ठीक है, टॉप वाला मिडल को दे रहा है, फिर मिडल वाला इंस्ट्रक्शन देगा अपने क्या कहते हैं लोअर लेवल को, है ना। तो एक स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिल के काम करेंगे, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा सबके बीच, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक फ्रेमवर्क जो डिफाइन करता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स देखो 4 होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ना नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको समझाती हूँ, पहले बेनिफिट्स देख लो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होता है हर किसी को कि मुझे जाके किसको रिपोर्ट करना है। कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, जब हर किसी को क्लियरिटी है कि मुझे जाके किसको रिपोर्ट करना है, मुझे इस पर्सन से ऑर्डर्स मिलेंगे, तो कम्युनिकेशन भी बेटर होता है और डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, ठीक है, तो एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर काम करेंगे और डायरेक्टली जो भी होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर को जाके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखो हमने बोला था कि 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है फंक्शनल, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स और फिर प्रोजेक्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज को ग्रुप किया जाता है उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को देख के। ये हमारा एक सीईओ है, ठीक है, सीईओ के अंडर हमारा एचआर है, फिर फाइनेंस है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने, ठीक है। अब एचआर के अंडर सब होंगे एचआर टीम वाले, फाइनेंस के अंडर सारी फाइनेंस टीम होगी, ठीक है, तो सबकी स्पेशलाइजेशन, सबकी स्किल्स के हिसाब से हर चीज़ बांटी जाती है। मार्केटिंग के अंडर सारे मार्केटिंग वाले लोग होंगे, ऑपरेशन में सारी ऑपरेशन टीम होगी, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिवीजन हमेशा प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, हमारी रीजन, हमारी मार्केट के बेसिस पे बटेगा, ठीक है। जैसे सीईओ है, अब सीईओ के अंडर डिवीजन ए बना दी प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, डिवीजन बी बना दी रीजन के लिए और डिवीजन सी बना दी इन्होंने मार्केट के लिए। अब डिवीजन ए में सारी डिवीजन ए की टीम होगी। अब देखो इसके अंदर ही होगा एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग सब इसके अंदर ही है। पहले क्या था, हमने उसके हिसाब से बनाया था, अब क्या है, एचआर, फाइनेंस, हमारा मार्केटिंग, ऑपरेशन सब अब इसी के अंदर है, फिर इसके अंदर फिर है एचआर के लोग, फाइनेंस के लोग, ठीक है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से एक डिवीजन, एक रीजन के हिसाब से, एक मार्केट के हिसाब से, वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केट के हिसाब से डिविजन्स बना दे, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, फंक्शनल मैनेजर्स को भी रिपोर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट या फिर जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं उनको भी रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे 2-2 पर्सन को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। जैसे सीईओ है, ठीक है, फंक्शनल मैनेजर्स हमारे पास एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट 1 का मैनेजर। तो अब ये सारे जो है इनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन हमारा प्रोजेक्ट 1 का जो मैनेजर है उसे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्ट 2 का मैनेजर है उसे भी। तो यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर्स ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कही जाती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। जैसे प्रोजेक्ट ए, उसका एक मैनेजर बना दिया, फिर उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी की पूरी टीम है, उसमें ही एचआर है, उसमें फाइनेंस की टीम, ऑपरेशन वगैरह सब उसी में, एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे। देखो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें बस हम डिविजन के बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद रीजन के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे। एंड इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे, प्रोजेक्ट ए है फिर उसकी पूरी टीम आ गई, प्रोजेक्ट बी है उसकी टीम, प्रोजेक्ट सी है उसकी पूरी टीम, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हम इन्हें इन तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है।
सो इस वाली वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसमें अभी थोड़ी बहुत टॉपिक्स और रह गए हैं, वो मैं इसके पार्ट 2 में कवर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 35 मिनट्स की हो चुकी है, फिर वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। सो अगर आप लोगों को समझ में आया है एंड आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी मिली है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक भी कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी टॉपिक पर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आई एक्सप्लेन इट टू, मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।